तो कल के सेशन में हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने फ्लो चार्ट देखा किस तरीके से वर्क करता है, फिर उसका सिंटेक्स हमने देखा, और उसके बाद में हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करके हमने प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल थे, तो तीनों वेरिएबल में से जो मैक्सिमम वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई है, यानी वो हमने फाइंड आउट किया। और ये लॉजिक जो हमने लिखा उसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, तो कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का हमने इस्तेमाल किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो कौन सा है, तो कि इफ एल्स इफ लैडर। यहाँ पर देखो 2 इफ है, बीच में एल्स है, इफ एल्स इफ, ठीक है। तो इफ एल्स इफ लैडर में हम क्या करेंगे, अब तक अगर आपके पास इफ एल्स वाला होता था तो उसमें हम क्या करते थे, ओनली वन कंडीशन को हम क्या करवा रहे थे, चेक करवा रहे थे, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन आपको चेक करना था तो हम क्या कर रहे थे, वहां पर इनर या फिर इनसाइड इफ एल्स का इस्तेमाल करते थे, और उसमें हम दूसरा कंडीशन चेक करवाते थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई हमारे पास। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन था उसको हमने अगर ट्रू है तो ही हमें दूसरा कंडीशन चेक करवाना है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 डिफरेंट कंडीशंस है, ठीक है। तो इन तीनों में से एट ए टाइम कोई भी एक ही कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। आपने ऐसा कंडीशन लिखा है कि इन तीनों में से एट ए टाइम क्या होगा, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तब आपका 2 नंबर का कंडीशन जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या होगा, 2 नंबर के कंडीशन के साथ में जो भी ब्लॉक होगा उसमें जो भी आपने कोड लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। तो उस टाइम पे फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और थर्ड वाला भी नहीं होगा। एट ए टाइम क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो उसके हिसाब से जो भी ब्लॉक होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बार सपोज आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तब आपका थर्ड वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया है, तो वहां पर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो वहां पर सेकंड और फर्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फर्स्ट वाला आपका ट्रू होता है तो क्या होगा, आपका फर्स्ट के साथ में जो भी लिखा है वो सारा क्या हो जाएगा, वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका इफ एल्स लैडर का जो सिंटेक्स है वो रहेगा। हम सिंटेक्स को अभी डिस्कस कर लेते हैं, सिंटेक्स किस तरीके से यहाँ पर काम करता है हमारे लिए सी प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आपको सिंटेक्स दिया गया है इफ एल्स लैडर का। तो पहले क्या लिखा गया है कि इफ स्टेटमेंट पहले लिखा है, उसके साथ में आपको एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन कौन सा है, तो कि कंडीशन 1, कोई भी कंडीशन हो सकता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर जो भी ये फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद में ये इफ एल्स इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्टली आप कहाँ पर जंप करोगे, स्टेटमेंट एक्स पर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये फर्स्ट सिनेरियो था कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो क्या होगा, उसके साथ में जो भी कोड लिखा है ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। सारे के सारे यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट लिखे सारे एग्जीक्यूट होने के बाद आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, जो आपका इफ एल्स का लैडर खत्म होता है उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट आपका रहेगा प्रोग्राम में वहां पर चले जाओगे। यहाँ पर हमारे केस में क्या है, स्टेटमेंट एक्स है, ठीक है। दूसरा केस है, अगर आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर सेकंड वाला कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो उसके साथ में जो भी कोड लिखा है वो सारे क्या होंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली आप कहाँ चले जाओगे, जो आपका इफ एल्स का लैडर है उसके बाहर,
यानी कि नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट हो गए प्रोग्राम में वहां पर डायरेक्टली आप जंप करते जाओगे। तो यहाँ पर हम कितनी कंडीशन लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 10 कितनी कंडीशन लिख सकते हो? तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम के हिसाब से जितनी भी कंडीशन लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर n लिखा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी नंबर के आप कंडीशन चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है। तो दूसरा चेंजेस क्या है यहाँ पर सिंटेक्स के अंदर? तो पहले तो जैसे ही हमारा सिंपल इफ वाला जो स्टेटमेंट था वैसे ही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुआ, तो आप कहाँ जाओगे, एल्स पोर्शन में, और उसके साथ में क्या है, इफ है। यहाँ पर देखो क्या कर दिया, एल्स इफ लिखा है, यानी कि पहले वाला जो इफ है उसका कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आप कहाँ गए, एल्स पोर्शन में गए। एल्स पोर्शन में गए, वहां पर आपने क्या किया, फिर से कंडीशन चेक किया कि इफ कंडीशन, यहाँ पर जो भी कंडीशन है कंडीशन ट्रू, वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है। अगर ये भी कंडीशन आपका फॉल्स रहेगा तो आपने सपोज दूसरा एल्स इफ वाला ब्लॉक लिखा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एल्स के साथ इफ, यहाँ पर बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है सबको, यहाँ पर बीच में स्पेस आएगा एल्स और इफ के बीच में। उसके बाद में सपोज आपने कंडीशन 3 लगाया है, ठीक है, तो अगर आपका कंडीशन 3 भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो उसके बाद आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। ठीक है, जिसमें आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि आपके पास एक ऐसा भी सिनारियो होगा कि अगर तीनों को तीनों कंडीशन आपके क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में मुझे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस सिचुएशन में ये सिर्फ इल्स, ओनली एल्स जो होगा विदाउट इफ वाला, उसमें जो भी कोड लिखा होगा वो सारा आपका क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर इफ एल्स लैडर का यहाँ पर फ्लो चार्ट है। इसको इफ एल्स लैडर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप में क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो आपका जिस तरीके से लैडर का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से कि फर्स्ट वाला स्टेप ये, इसके बाद में ये स्टेप आएगा, उसके बाद में ये स्टेप आएगा, यानी कि जितनी भी आप कंडीशन रखना चाहते हो उतनी कंडीशन आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इफ एल्स लैडर का स्ट्रक्चर है उसमें आप क्या करवा सकते हो, यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और एंड में आप कहाँ पर आओगे, ग्राउंड पे आ जाओगे। तो एल्स वाला आपका क्या हो गया, ग्राउंड था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लैडर के साथ क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको इफ एल्स लैडर नाम दिया गया है, क्योंकि ये आप उसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, हमारा जो लैडर होता है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, उसके हर एक स्टेप को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, वन कंडीशन आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लेडर में आप फर्स्ट ट्रू हो गया तो आप डायरेक्टली जंप मार के नीचे नहीं आओगे, ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आपको 1 बाय 1 स्टेप ही आना है, पूरा का पूरा रिलेट मत करना। ठीक है, आपको सिर्फ ये डायग्राम के हिसाब से रिलेट करना है, ऐसा नहीं है कि ये स्टेप पे आ गया तो वहां से आपको जंप लगा के डायरेक्ट नीचे आ जाना है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हमारे जो प्रोग्राम का कोड है उसमें वैसा होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हम जंप लगा के कहाँ आ जाएंगे, एंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट था। तो फ्लो चार्ट में हमारी एंट्री यहाँ से हो रही है, फर्स्ट कंडीशन हमने चेक किया, अगर वो ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट 1 का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्टली हम जंप कहाँ कर जाएंगे, पूरे के पूरे इफ एल्स लैडर का जो ब्लॉक होगा उसके बाहर। अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, कंडीशन 2 हमारा क्या होगा, चेक होगा। सेकंड नंबर ऑफ कंडीशन क्या होगी हमारी, चेक होगी। अगर कंडीशन 2 है, सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू है, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर इफ ब्लॉक के साथ जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, कोड लिखा होगा, वो सारा एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 2 वाला ब्लॉक, उसके बाद में हम डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, आउटसाइड द इफ एल्स ब्लॉक।
अगर सेकंड कंडीशन भी आपका क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो आप कहाँ पर जाओगे, कंडीशन 3 पे जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर तीसरा कंडीशन कोई लिखा है तो वहाँ पर अगर कंडीशन 3 आपका क्या होता है, ट्रू होता है, तो उसके साथ में जो भी कोड लिखा होगा वो सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और आप कहाँ पे चले जाओगे, इफ एल्स लैडर का जो ब्लॉक है उसके बाहर चले जाओगे। अगर ये कंडीशन 3 भी आपका क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आपका जो भी लास्ट कंडीशन लिखा है, कंडीशन एन, यानी कि लास्ट वाला जो कंडीशन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो ट्रू होता है तो उसके साथ में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और आप जंप करोगे इफ एल्स लैडर के बाहर। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट यानी कि एल्स वाले पोर्शन में जो भी कोड लिखा होगा वो वहां पर एग्जीक्यूट होगा और आप कहाँ चले जाओगे, इफ एल्स लैडर का जो ब्लॉक है उससे बाहर चले जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. यहाँ पर हाँ ओके, यहाँ पर एक चीज आपको नोट डाउन करनी है कि आप में से कोई बता सकता है कि थर्ड नंबर का कंडीशन कब चेक होगा? जब पहले दो फॉल्स होंगे तो। ओके, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों कंडीशन आपके क्या होंगे, फॉल्स होंगे, तभी आपका क्या होगा, कंडीशन 3 चेक होगा। ठीक है, तो आपको जो गेट का जो एग्जाम आता है, जो आप कब अपेयर कर सकते हो, आपका डिग्री का जो यानी कि डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गेट का एग्जाम आता है इस तरीके से। ठीक है, उसका गेट का एग्जाम आता है तो उसमें कई कई बार इसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कोई भी सिनारियो दिया गया होता है और पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम का जो सिनारियो है उसमें कितने कंडीशन चेक हो रहे हैं, कितनी कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई है तो उसके बाद की कंडीशन कभी भी चेक नहीं होगी। ठीक है, पहली बार में आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है तो बाद की कंडीशन कभी भी आपकी चेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली कहाँ पर जंप कर रहे हैं, बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कभी भी नहीं जाएंगे। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया है तो ऐसे सिनारियो में आप कितनी बार कंडीशन चेक करोगे, एक बार कंडीशन चेक करोगे। ठीक है, अगर कंडीशन वंस फॉल्स, वन आपका है वो फॉल्स होता है, तो फॉल्स होता है ऐसा कब पता चला, आपने उसको चेक किया तभी। तो उस केस में भी आप क्या करते हो, कंडीशन को चेक करते हो एक बार, उसके बाद दूसरी कंडीशन को भी आप क्या करते हो, चेक करते हो। और फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो आप वापस से उसके साथ ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करके वापस से वहां चले जाओगे। तो ऐसे सिनेरियो में आप कितनी बार कंडीशन चेक करोगे, टोटल 2 बार। पहली किसके लिए, तो कंडीशन 1 के लिए और दूसरी कंडीशन 2 के लिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. सर एक बार रिपीट करोगे? हाँ अभी रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले मैं ये जो लिखा हुआ है सबको रिमूव कर देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर कंडीशन 1 है हमारे पास, ठीक है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है। अभी पहले आपको ये कंडीशन 2 कभी एग्जीक्यूट होगा आपका, इसको आप कभी चेक करोगे, कंडीशन 2 को कब चेक करोगे, जब जब कंडीशन हाँ फॉल्स होगा तब। जब कंडीशन 1 फॉल्स होगा तभी। ठीक है, कंडीशन 1 जब फॉल्स होगा तभी आप क्या करोगे, कंडीशन 2 को चेक करोगे। ठीक वैसे ही कंडीशन 3 को आप कब चेक करोगे, जब पहली दोनों यानी कि कंडीशन 2 जो आपकी है वो क्या होगी, फॉल्स होगी, तभी आप क्या करोगे, कंडीशन 3 को चेक करोगे। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 में यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 4 है, y क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 और z की वैल्यू हमारे पास 5 है। कंडीशन 1 में इस तरीके से लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि x लेस देन y, दूसरा कंडीशन में इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर कि y लेस देन z, और तीसरा में इस तरीके से लिखता हूँ कि z ग्रेटर देन x।
ठीक है। और ये तीनों कंडीशन आपको कहाँ पर दे दीजिए, आपके इफ एल्स लेडर में लिख के दी गई है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसमें आप टोटल कितनी बार कंडीशन को चेक करोगे, वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप पहले ये कंडीशन चेक करोगे। ठीक है, x लेस देन y कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स होगा। फॉल्स। फॉल्स। 4 लेस देन 3 कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स हुआ, ये आपको False, पता false. कभी चला कि आपने उसको चेक किया, यानी कि वन टाइम आपने कंडीशन को चेक किया एक बार। फॉल्स हुआ तो आप कहाँ पर आ गए, कंडीशन 2 पे। तो वहां पर क्या है आपके पास, y लेस देन z। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू होगा। ट्रू। कंडीशन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होगा, आपको पता कब चला, आपने चेक किया तभी। तो 2 बार आपने कंडीशन चेक किया, तो ये सेकंड कंडीशन चेक करने के बाद आपका ट्रू हो गया, तो आपका ये स्टेटमेंट 2 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद आप कहाँ पे चले जाओगे, जो इफ एल्स लेडर का ब्लॉक है उसके बाहर का जो भी स्टेटमेंट है वहां पर। तो ये कंडीशन 3 आपने लिखा तो है, लेकिन ये कभी भी चेक नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ये एक्स वाई और Yes. जेड, एक्स वाई और जेड की Yes. अगर आप वैल्यू यही कंसीडर करोगे, तो जितनी भी बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो कंडीशन 3 आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप कितनी बार कंडीशन को चेक कर रहे हो, तो कि एक कंडीशन 1 के लिए, दूसरा कंडीशन 2 के लिए। तो टोटल आप 2 बार, यानी कि 2 अलग अलग कंडीशन को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर चेक कर रहे हो। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर कंप्यूटर में हर एक कंडीशन जो आप चेक करोगे, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा वहां पर। जितनी बार आप कंडीशन चेक करोगे उतनी बार वहां पर क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा वहां पर। ठीक है, अगर कंडीशन 2 आपका फॉल्स हो गया तो तीसरा कंडीशन चेक करोगे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, ये सारे टाइम नैनो सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड में होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो वहां पर कंज्यूम होता है। अगर कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा यहाँ पर एज्यूम कर लो कि कोई भी एक कंडीशन को चेक करने के लिए एज ऑफ नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं कितने सेकंड का टाइम लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोग्राम हमने लिखा उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो कि 2 बार कंडीशन चेक की है तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हमने दूसरे स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ कंडीशन को ही कंसीडर किया है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट में भी टाइम लगता है, लेकिन इसको हमने एज ऑफ नाउ निगलेक्ट किया है, हमने सिर्फ कंडीशन को ही क्या किया है, यहाँ पर कंसीडर किया है। तो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कि 2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे, ठीक है, वहां पर आपका अल्गोरिदम का कंसेप्ट थोड़ा सा डीप में आएगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर नाम का जो सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर, तो उसमें आपको अल्गोरिदम को इस तरीके से डिजाइन करना है, या फिर जो आपके पास रेडीमेड अल्गोरिदम है उसका, अगर ये अल्गोरिदम को आप प्रोग्राम के तौर पे एग्जीक्यूट करोगे तो वो अल्गोरिदम या फिर प्रोग्राम आपका कितने टाइम के अंदर आपका एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो अभी से आपको इस तरीके से अल्गोरिदम डिजाइन करना है कि उसमें हमें क्या करना पड़े, ये जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो मिनिमम हो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पहले आप एक बार अल्गोरिदम को लिखो, उसमें आप स्टडी करो। अगर आपको ऐसा कहीं पर लगता है कि मैं कंडीशन ज़्यादा, मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने 4 कंडीशन चेक करवाई और आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम 3 कंडीशन चेक करवाऊंगा मैं तभी हो जाएगा, तो आपको उसको 4 में से 3 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि हम जब अल्गोरिदम बनाएंगे उसको हम मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट कर सके उस तरीके से हमें उसको डिजाइन करना होता है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आपका आगे का सेमेस्टर का आगे का Yes, सेमेस्टर sir. का ये टॉपिक है आपका। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर
इफ एल्स लेडर में अलग अलग कंडीशन की बात निकली तो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। यह आपका थर्ड सेमेस्टर में आएगा। अभी आपको उसके लिए अगर आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता नहीं चला है, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम इफ एल्स लेडर का प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चलते हैं। No, sir. सबको समझ में आ Doubt, गया sir. इफ एल्स लेडर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे अभी हम चले जाते हैं, वहां पर देखेंगे कि हमें कौन सा प्रोग्राम बनाना है यहाँ पर। तो हमने कल कौन सा प्रोग्राम बनाया था कि 3 नंबर हमने कंसीडर किए थे अलग अलग, उसमें हमने कौन सा मैक्सिमम वाला होगा वो हमने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो आज हम वही प्रोग्राम बनाएंगे, 3 अलग अलग नंबर हम कंसीडर करेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आज हमारे पास जो लॉजिक प्रोग्रामिंग का होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक ही प्रोग्राम आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो, ये भी आपको आज पता चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ वही लॉजिक अवेलेबल है, आप अपने दिमाग से खुद से सोचोगे तो दूसरा लॉजिक भी आपको मिलेगा। एट द एंड प्रोग्राम का काम क्या होता है, आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आपका जो भी टास्क रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या निकलना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए। बीच में आप लॉजिक कोई सा भी लिखो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x, y और z 3 अलग अलग वेरिएबल है, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू वाला वेरिएबल कौन सा है या फिर इन तीनों वेरिएबल में से किसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। और प्रोग्राम के अंदर हम किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कि इफ एल्स लेडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि हमने अभी सीखा, ठीक है। तो किसी को आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं? अगर किसी को आइडिया है तो बता सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम इफ एल्स लेडर में क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। बेसिकली अगर आपको x है, यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y एंड z। अगर आपका x वेरिएबल है और मैक्सिमम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कंडीशन है जो चेक करोगे और वो ट्रू होनी चाहिए। बता सकता है कोई? एक्स वाई से बड़ा और एक्स जेड से बड़ा होना चाहिए। यस, यानी कि x ग्रेटर देन Greater than y y एंड and greater x than z. ग्रेटर देन z। ये दोनों जो कंडीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तब आप क्या बोल सकते हो कि x है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को आप एक साथ चेक करोगे, अगर दोनों कंडीशन की वैल्यू क्या आती है आपके पास, ट्रू आती है, उसके बाद ही टोटल फाइनल कंडीशन का वैल्यू ट्रू आएगा। इस तरीके का आपको सिनेरियो इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए आपके पास कोई भी ऑपरेटर अवेलेबल है? एंड वाला। यस, लॉजिकल एंड, ठीक है, जिसमें हम 2 बार एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को चेक करेंगे और दोनों कंडीशन के बीच में हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, तो कि लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड का काम क्या है कि एम्परसेंड के आगे और पीछे, यानी कि जिसके अंदर हमने एम्परसेंड ऑपरेटर लगाया है उसके दोनों ऑपरेंड जो है उसका कंडीशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तभी ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। इनमें से कोई भी एक फॉल्स होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो हमारे पास सिचुएशन भी वही है
कि अगर आपको x जो मैक्सिमम है ऐसा बताना है तो आपको x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तभी आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, x y z में तीनों में से मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सेम वे में अगर y है वो आपका मैक्सिमम है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, कोई बता सकता है? y को x से बड़ा होना चाहिए और Y y को z से भी बड़ा होना y चाहिए। y greater than z and y y greater than Y get x, y greater than z and y greater than x। ठीक है, अब y ग्रेटर देन x पहले लिखोगे भी तो भी चलेगा, यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी हम क्या लगाएंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो उसका मतलब क्या है, आपका y जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। सिमिलर वे में अगर z मैक्सिमम होगा तो वहां पर कौन सा कंडीशन हमें ट्रू करना होगा, z ग्रेटर देन x एंड z ग्रेटर देन y। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे और उसका जो आंसर आपको मिलेगा अगर वो ट्रू मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो z वेरिएबल की वैल्यू है वो x और y से क्या है, बड़ी है, मैक्सिमम है तीनों में से। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर इफ एल्स लेडर में हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशन 1 फॉर एग्जांपल आपने ये कंसीडर कर लिया कि x y आप x क्या है, मैक्सिमम है। कंडीशन 2 में आप क्या करोगे कि y मैक्सिमम सर वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल। સર નું માઇક ઓફ થઈ ગયું. नेटवर्क आ લીધે આવું હજી વાતાવરણ એવું હોય ને. सर आपका नेटवर्क चला गया। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर इफ एल्स लेडर में हमारे पास 3 कंडीशन है, कौन कौन से, तो कि फर्स्ट वाला यहाँ पर है कि जब हमें एज्यूम किया कि हमारा x वेरिएबल का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो तब हम कौन सा कंडीशन यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड में हमने क्या एज्यूम किया कि हमारा y का वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे हम क्या ये कंडीशन चेक करवाएंगे। और थर्ड में क्या है, हमने एज्यूम किया कि z हमारा क्या है, मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे हम ये वैल्यू को क्या करवाएंगे, यहाँ पर चेक करवाएंगे। ठीक है, सर अब हाँ सेम होगी तब, सॉरी, तीनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी तब। हाँ तीनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास एल्स वाला पोर्शन है, तो उसमें हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि x y और z तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो एल्स में हम क्या करवाएंगे, अगर तीनों में से तीनों आपकी रोंग हो जाती है तो उसका मतलब क्या होगा कि x y और z का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तभी क्या होगे, तीनों के तीनों रोंग हो गए। ठीक है, तो एल्स वाला जो हम लिखेंगे तो उसमें हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अदरवाइज तीनों में से एक कंडीशन आपका क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। अगर तीनों फॉल्स हो गए तो मतलब क्या होगा कि तीनों की वैल्यू का क्या है, सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। यस सर। लॉजिक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, तो अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं सेम लॉजिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो। Bro, network problem. Wait some time. हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes sir. अब आ रही। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू था, चला गया था, ठीक है, इसलिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमने लॉजिक डिस्कस किया उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग जो नंबर है उनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इंक्लूड stdio.h फाइल जो हमारी हेडर फाइल है उसको हम क्या कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन है उसको हम लिख देते हैं। मेन फंक्शन में हमें 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, x, y एंड z। तो तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। क्या किया यहाँ पर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये डिक्लेयर हो गया, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करवाना है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी हमें यूजर से लेनी है, रीड करनी है कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे कि इन वैल्यू पर यूजर फ्रेंडली प्रिंट मैसेज करेंगे प्रिंट वैल्यू। करवाएंगे कि एंटर फर्स्ट। First. आप मैसेज कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर मैसेज कोई भी लिख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि मैसेज को पढ़ के यूजर को पता चलना चाहिए कि उसके कौन सी वैल्यू यहाँ पर एंटर करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वेरिएबल को रीड कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर। दूसरे नंबर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रीड करवा देंगे। उसके बाद हम फिर से स्कैनफ लिख देंगे, यहाँ पर स्कैनफ परसेंटेज डी एम परसन वाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, फिर से प्रिंट एफ कर देंगे और मैसेज सर y के बाद देंगे M% नहीं लिख। एंड वाई। सर ऊपर मिस्टेक हुई। सर ऊपर M% सर नहीं एंटर हुआ। हाँ हाँ, एक मिनट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। यानी कि जो मैंने कल बताया था वो सबको पता है, ओके, वेरी गुड।
अब हम स्कैनफ लिख देंगे, %d m%z। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तीनों के तीनों जो हमने x, y और z वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, सबके लिए हमने वैल्यू को रीड कर लिया और उसको स्टोर भी करवा दिया अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पर। अब हमें क्या करना है, इफ एल्स वाला लेडर हमें लिखना है। तो पहले हमें x हमारा मैक्सिमम है ऐसा एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z। अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, x इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा कि x है वो क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो उसके ये वाला जो इफ ब्लॉक है उसमें हम प्रिंट कर देंगे मैसेज कि प्रिंट एफ कि मैक्सिमम नंबर इज, कौन सा नंबर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे हम, x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। और अगर ये नहीं है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ लिखेंगे और वहां पर हम y मैक्सिमम है ऐसा एज्यूम करके हम उसके लिए कंडीशन चेक करवाएंगे कि y ग्रेटर देन x एंड y ग्रेटर देन z। अगर ये ट्रू होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि y इज मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके लिए कोड लिख देते हैं हम यहाँ पर और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज। अब हम यहाँ पर कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, तो कि y y, ठीक है। और तीसरा कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो तीसरा कंडीशन है वहां पर आपको क्या करना है, वो चेक करवाना है कि आपका क्या होगा, z है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखेंगे, z ग्रेटर देन x एंड z ग्रेटर देन y। अगर ये ट्रू होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आपका मैक्सिमम क्या होगा, z इज मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देंगे हम कि मैक्सिमम नंबर इज %d और वेरिएबल z z हमारा, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन गलत रहती है तो उसका मतलब क्या होगा, तीनों कंडीशन कब गलत रहेगी, कि जब तीनों की वैल्यू वेरिएबल सेम की हो। वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी, ठीक है। तब आपका यह कंडीशन क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी टाइम पे क्या कर देंगे, एल्स में हम क्या लिख देंगे कि प्रिंट एफ बोथ आर सेम, ऑल वैल्यू आर सेम, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवाते हैं हम, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है, लॉजिक जो हमने डिस्कस किया है, वो हमारा लॉजिक सही रहता है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम को क्या करें, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम डालते हैं फॉर एग्जांपल 23, सेकंड हम डालते हैं 12 और थर्ड हमने डाला है फॉर एग्जांपल 34, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें कौन सा मिला, 34 वाला, यानी कि Z। हाँ, दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से दूसरा कोई भी कंडीशन डालते हैं। यहाँ इस बार फॉर एग्जांपल हम बीच वाला जो नंबर है वो मैक्सिमम डालेंगे 56 एंड यहाँ पर 34 डाल दिया। तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 56, जो कि हमें मिल रहा है। अब अगर हम तीनों वैल्यू सेम डालते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। 12 12 12
तो यहाँ पर हमें आंसर क्या दिखा रहा है कि ऑल वैल्यू आर All सेम। अगर मैं तीनों में से 2 वैल्यू सेम डालता हूँ और तीसरी वैल्यू अलग डालता हूँ 12, 12 एंड 23, तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए? अभी यहाँ पर 23 मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर फर्स्ट और Yes, लास्ट sir. सेम करे तो यस सर। हाँ, फर्स्ट और लास्ट सेम करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, कंपाइलर के साथ Network लेकिन problem. वेबसाइट का सर्विस डाउन हो गया है, आई थिंक ऐसा हो गया। हो गया अभी, सर्वर डाउन हो गया हो। हो गया। कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा हो जाता है। हम यहाँ पर हमने जो कोड लिखा है उसको सारे के सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं और बाजू की टेब में रख देते हैं और यहाँ पर हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? कौन सी वैल्यू डालनी है आप बताओ। फर्स्ट और लास्ट सेम। ओके, फर्स्ट हम 23 डालते हैं, बीच में हम 45 डालते हैं, लास्ट में हम अरे फर्स्ट 23 फिर 45 फिर 23। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा? 45 रहेगा। Fine. ठीक है, और किसी को कोई भी सिनेरियो चेक करना चाहते हो तो बता सकते हो अभी। सर हाँ No. सर 2 सेम और एक छोटा हो तो? हाँ, डाल, वो भी चेक कर लेते हैं। कौन कौन से सेम रखूं मैं, फर्स्ट या थर्ड सेकंड, कौन सा बताओ आप? First, फर्स्ट या second. सेकंड? फर्स्ट सेकंड। ओके, यस 34 सर। 34 एंड 12। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, ये केस में हमारी आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। और जिसने भी दिमाग लगाया, किसने लगाया? सही लगाया। ठीक है, ये वाला जो सिनारियो है हमारा, उसमें हमारी क्या हो रही है? यहाँ पर गलती हो रही है। समझ में आ रहा है सबको? तो उसके लिए सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, कोई बता सकता है? यहाँ पर कोड मैंने ओपन सर किया हुआ है, किसी को आइडिया है एक कि तो कैसे? यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दे। लेस देन करना पड़ेगा. क्या? ग्रेटर देन की वजह से लेस देन करना पड़ेगा एक से. ग्रेटर देन की जगह क्या करेंगे हम? लेस देन. लेस देन ग्रेटर देन की जगह लेस देन करेंगे हर जगह, तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? तो वो तो छोटा होगा, वो वैल्यू बताएगा। मैक्सिमम की जगह सर यहाँ पे मिनिमम। मैक्सिमम जगह की सर बदले मिनिमम नंबर डालना पड़ेगा. क्या? मैक्सिमम की भी जगह मिनिमम नंबर डालना पड़ेगा. मैक्सिमम की जगह मिनिमम वाला डालना पड़ेगा। और किसी को कोई आइडिया लग रहा है? ओके, तो ऐसा आप कर सकते हो कि यहाँ जहां पर आपने ग्रेटर देन लगाया है, देखो हमें दिक्कत कहाँ आई हमारे पास कि हमने इनपुट क्या यहाँ डाला था? पर यहाँ पर x का वैल्यू क्या था? 34, y का भी क्या था? 34, और z का क्या कंसिडर किया हमने? 12 किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिक्कत आ गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये कंडीशन आपका क्या हो गया?
एक्स ग्रेटर देन वाई फॉल्स हो गया। सेम वे में एक्स ग्रेटर देन जेड, ये तो ट्रू रह गया, लेकिन ये आपका ट्रू होना चाहिए था। एक्स ग्रेटर देन वाई वाला आपका क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था। और उसके बाद में आप एक्स की वैल्यू प्रिंट कराओ या वाई की वैल्यू प्रिंट कराओ, दोनों तो सेम ही है। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाता फर्स्ट वाला यहाँ पर, तो आपका काम बन सकता था। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ये प्रोग्राम है उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बता सकता है अभी? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यस, यहाँ पर हम कंडीशन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू y का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो सिनारियो हमारे पास निकल कर आया है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, बट सभी में करना पड़ेगा, सॉरी, सभी में करना पड़ेगा। यस, ग्रेटर हम देन और इक्वल। हर एक जगह पर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर एक जगह पर करेंगे, ताकि ऐसा सिनेरियो दोबारा जनरेट ना हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज x का वैल्यू हमने 12 लिया और y और z का वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल 36 कर दिया या फिर 6 कर दिया। ऐसे सिनेरियो में वापस से सेम सिचुएशन रेज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हर एक के साथ में क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर दो वैल्यू सेम हो तो वो भी कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम हमारे प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x ग्रेटर देन और इक्वल टू z। सर आप दूसरे में करोगे शायद प्रॉब्लम आ सकता है। सॉरी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई तो सही है, पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है बताओ? ऑल वैल्यू आर द सेम जैसा वो उसको समझ लेगा फिर ऐसे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये एल्स वाला पोर्शन है उसको निकाल देंगे। ठीक है, क्यों निकाल दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर लिया। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों की वैल्यू सेम है, तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू जेड दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, x की। अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो उनमें से x y और z तीनों में से किसी की वैल्यू प्रिंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सपोज तीनों की वैल्यू 34 है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 34। सिर्फ आपको ऐसा मैसेज नहीं मिलेगा कि ऑल वैल्यू आर सेम। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको मैसेज चाहिए तो उसके लिए आपको ये सारी कंडीशन चेक करने से पहले, ठीक है, ये वाला जो इफ एल्स लैडर का ब्लॉक लिखा है उससे पहले आपको एक अलग से इफ कंडीशन चेक कर लेना है कि इफ x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू जेड, यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो उसका मतलब क्या होगा, तीनों की वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देना है। ठीक है, और एक और आपको करना होगा, अगर ये कंडीशन आपका नहीं है तो एल्स पोर्शन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ये सारा ब्लॉक लिखोगे, तो आपको मैक्सिमम फाइंड करके देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर तीनों सेम है तो हमें मैसेज प्रिंट करवा देना है। अगर तीनों सेम नहीं है तो एल्स वाले ब्लॉक में हमें क्या करना है, जो भी मैक्सिमम है तीनों में से वो फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको अगर ये मैसेज चाहिए तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा क्या करना होगा, यहाँ पर एफ कंडीशन लगाना होगा। ठीक है, तो अभी हम वो भी करके देखते हैं। समझ में आया क्या करना पड़ेगा हमें? एक बार रिपीट। हाँ, अभी मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो हमारे पास सिनारियो था, यानी कौन सा सिनारियो था कि फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू सेम थी लेकिन थर्ड की वैल्यू हमने क्या रखी थी, छोटी रखी थी, तो उस केस में हमें मैक्सिमम सही तरीके से मिलता है कि नहीं, वो हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है,
34, 34 एंड 12। तो अब हमें मैक्सिमम जो होता है वो सही से मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे सिनारियो भी हम चेक कर लेते हैं रैंडमली 12, 34 एंड 23। तो यहाँ पर भी हमें सही आंसर मिल रहा है। एक और चेक कर लेते हैं 22, 45 एंड 67। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, सही आंसर मिल रहा है। अगर मैं तीनों की वैल्यू सेम डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 23, 23 एंड 23, तो हमें मैक्सिमम नंबर इज 23 ऐसा मिल रहा है। ठीक है, जो कि सही है। लेकिन अगर आपको ऐसा मैसेज चाहिए कि ऑल दी वैल्यू आर सेम, इस तरीके का मैसेज चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करवाना होगा। किसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करवाएंगे, कि जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो तीनों के तीनों वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम कब चेक करवाएंगे, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा इफ एल्स लैडर, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले। तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन चेक करवाएंगे। कौन सा, कि इफ x इक्वल टू वाई। यहाँ पर इक्वल टू का मतलब क्या होगा, दो बार इक्वल टू किया है, यानी कि दोनों ऑपरेंड का एग्जैक्ट मैच होगा, तभी इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेम वे में x इक्वल टू z। ठीक है, अगर x और y की वैल्यू सेम है और x और z की वैल्यू सेम है, उसका मतलब क्या हुआ कि x, y और z तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर ये पूरा कंडीशन का आंसर आपका ट्रू मिलता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो कि ऑल वैल्यू आर सेम। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है वो फाइंड आउट करना है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पोर्शन में जाएंगे। तो एल्स पोर्शन में हम क्या कोड लिख देंगे, ये वाला जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है, कि जो क्या कर रहा है, तीनों अलग अलग वैल्यू है, उसमें से कोई भी आपका मैक्सिमम है उसको क्या करता हो, फाइंड आउट करता है। तो ये कोड को हम यहाँ पर एल्स में लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये जो इफ वाला हमने कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्कस किया, उसको भी हम हमारे प्रोग्राम में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम करता है कि नहीं। ठीक है सर हाँ जी, आप मतलब एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हो, x ग्रेटर देन y, और दूसरा है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू z, उसमें ग्रेटर देन ही रखो, इक्वल टू काट दो एक बार। यहाँ पर हाँ, सबसे पहले वाले में इफ कंडीशन में हाँ, निकाल दो इक्वल टू, दूसरी लाइन में ना x ग्रेटर देन इक्वल टू x है ना, उसको z कर दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू x को z कर दो यहाँ पर ना, उसके आगे मतलब x की यहाँ जगह पर z कर दो, x की जगह। हाँ, फिर वो इक्वल टू है ना, उसको काट दो और z की जगह x कर दो। यहाँ पर x कर दो। हाँ पीछे पीछे, हाँ यहाँ पे x कर दो, और उसके नीचे भी वो, ये सही है, इक्वल टू काट दो नीचे, x ग्रेटर देन इक्वल टू y में। यहाँ पर नहीं बाजू में x ग्रेटर देन इक्वल टू y में ना, इक्वल टू निकाल दो। यहाँ पर हाँ निकाल दो। अब एक एल्स कंडीशन डालो कि ऑल वैल्यूज आर सेम करके। नीचे नीचे ओके, अब ट्राई करो, शायद हो जाए। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से भी आपका काम हो सकता है। अभी यहाँ पर
आप में से एक ने लॉजिक बताया है, ठीक है। तो ये ऑल वैल्यूज आर सेम वाला तो आ गया। अभी हम हमारे जो भी दूसरे केसेस थे उसके लिए भी ये फिर से काम करना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं। 12, 33, ओके, इसमें भी मैक्सिमम आपको मिल रहा है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 12, 45, अगेन 12, यहाँ पर भी 45 आपको मिल रहा है। फिर 12, 12, 8, यहाँ पर भी आपको 12 मिल रहा है। फिर आप 12, 89, 67, तो यहाँ पर भी आपको 89 मिल रहा है। तो आई थिंक ये लॉजिक आपका काम करेगा हर एक सिनारियो में, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक जगह ग्रेटर देन लगाओगे, दूसरी जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाओगे, तो इस तरीके से आप करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर क्या हुआ है देखो, हम पहले से क्या कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, x ग्रेटर देन y और z है कि नहीं है। हर एक कंडीशन में हमने क्या कर लिया, उसको चेक कर लिया कि कोई भी एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल से क्या करता है, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दो वैल्यू इक्वल होगी तो हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पर साथ में ही टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर तीन वैल्यू इक्वल होगी तो वो यहाँ पर हमारे तीनों में से कोई भी कंडीशन में वो टेस्ट नहीं होता है। तो अगर तीनों की तीनों वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम होगी, तो हम डायरेक्टली कहाँ पर चले जाएंगे, हमारे एल्स पोर्शन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो हर एक केस में हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई दो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है वो हम चेक कर रहे हैं। और दूसरी साइड में क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू है और जो वेरिएबल है हमने पहली कंडीशन में चेक किया है उसके अलावा दूसरा जो भी वेरिएबल है उससे बड़ा है कि नहीं है वो हम सिर्फ चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिनारियो में ये लॉजिक लेके आप मैक्सिमम नंबर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर तीनों की तीनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, तो आप मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो एल्स पोर्शन में, कौन सा, कि ऑल वैल्यूज आर सेम, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो देखो ये किसने बताया था, नाम क्या था आपका? अजीत चौहान। अजीत चौहान। ओके, अजीत ने ये बताया था। देखो अजीत के दिमाग में ये आइडिया आया, मेरे दिमाग में कौन सा आइडिया आया था कि मैं एक एक्स्ट्रा इफ लूप लिखूंगा और उसके बाद में एल्स पोर्शन में मैंने जो भी कोड किया था वो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे तो आपको भी हो सकता है आपको इससे भी क्या होगा, कुछ अलग आइडिया मिलेगा कि जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, सेम टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर लेक्चर सेशन में आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपका दिमाग काम करे। आप उसमें प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा कि मुझे कौन सी जगह पर कौन सा जो हमारा कंसेप्ट है वो मुझे यूज करना चाहिए, कि जिससे कि मेरा प्रोग्राम है वो क्या हो सकता है, इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके पास ये स्किल आएगी कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी, देखो यहाँ पर हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, इनपुट क्या हमें देना है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। ये दोनों चीजें हमें क्या होती है, पता होती है। वी नो बोथ द थिंग्स, वी नीड टू डेवलप व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस वी आर गोइंग टू परफॉर्म। हमें को किस तरीके से हमारे इनपुट को प्रोसेस करना है बीच में, कि ताकि हमें जो हमें आउटपुट चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए वो हमें मिल सके। वो क्या है आपका प्रोग्रामिंग, कोड कैसे करना है वो वाला है। बीच वाला पोर्शन हमें क्या करना है, सीखना है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम होगा
उसमें आपको पता होगा कि आपको इनपुट क्या देना है, जो भी इनपुट दिया है आपने उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी क्या आना चाहिए वो भी आपको पता होगा। तो आपने जो भी इनपुट दिया है उसको प्रोसेस कैसे करोगे आप कि आपको जो आउटपुट चाहिए वही आउटपुट आपको मिले। तो इस आपको बीच वाला पोर्शन क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये इम्प्लीमेंट कब कर पाओगे आप कि उसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके का सिनेरियो होता है तो मुझे किस तरीके से मेरे इनपुट को हैंडल करना है। वो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जैसे जैसे आप आगे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको वो पता चलता जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो आज के सेशन में इफ एल्स वाले इफ एल्स लेडर में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। किसी को डाउट है इफ एल्स में? नो सर। ओके, इसके बाद आपका कोई भी सेशन है? नो नो तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि कल करेंगे? सर, कंटिन्यू। सब लोग एग्री है? कितने लोग आए हैं आज? 51। ओके, कंटिन्यू करना है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, क्योंकि इफ एल्स लेडर को हमने डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी बना दिया। सेम प्रोग्राम हमने बनाया जो कि क्या था, 3 नंबर में से हमें मैक्सिमम नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है वो वाला था, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। कौन सा है? स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने कंडीशन पहले चेक करवाई थी उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ पर हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स में पहले आपको स्विच कीवर्ड मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है? बाद में ये जो एक्सप्रेशन होगा उसका वैल्यू जो भी आएगा वो यहाँ पर जिसके साथ भी क्या होगा, मैच होगा, ठीक है? क्या होगा, जिसके साथ भी मैच होगा उसके अंडर में जो भी क्या लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, वो सारे क्या होंगे वहां पर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ये डिफॉल्ट वाला क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स लेडर के जैसा ही है। इफ एल्स लेडर में हम क्या कर रहे थे, कंडीशन चेक कर रहे थे। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरा चेक करेंगे, अगर दूसरा भी फॉल्स हुआ तो तीसरा चेक करेंगे, अगर तीसरा भी फॉल्स हुआ तो आपके पास जो एल्स लिखा था वो वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे, क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यहाँ पर जो भी होगा वो उसका वैल्यू यहाँ पर केस जो हमारा कीवर्ड है उसके साथ में जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसके साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो जिसके साथ भी मैच होगा वहां पर क्या होगा, ये उसके साथ में जो भी ब्लॉक लिखा होगा उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। अगर कोई भी केस आपका मैच नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट केस आपने लिखा है तो आपका डिफॉल्ट होगा। ये डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो ही लिख सकते, तो ही आपको लिखना है, ठीक है? लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लिखा है और आपके जो सारे के सारे केसेस है उनमें से कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, उसके स्विच जो आपका स्टेटमेंट है उसके बाद का जो कोई भी आपका क्या होगा, प्रोग्राम के अंदर कोड का जो भी स्टेटमेंट होगा वहां पर क्या करेगा, कंपाइलर आपका उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको सिंटेक्स किस तरीके से है? सर। यहाँ पर सिंटेक्स में हमारे पास देखो, हर एक केस के जो सिंटेक्स है उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कीवर्ड यहाँ पर हमें मिल रहा है ब्रेक, क्योंकि आज तक हमने कहीं पर भी इसका इस्तेमाल
नहीं किया हुआ है। तो ब्रेक जो कीवर्ड है वो कौन से पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वो हम देखेंगे प्रोग्राम जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तभी। और अगर आपने ब्रेक वहां पर नहीं लिखा हुआ है तो कैसा सिनारियो बनता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं अभी कि किस तरीके से फ्लो चार्ट वर्क करता है। सॉरी, फ्लो चार्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट में सेम ही होगा, कौन सा कि आपका कंडीशन चेक यहाँ पर एक्सप्रेशन मैच करना है, जिसके साथ भी मैच होगा वो वाला ब्लॉक आपका क्या होगा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा है और आपने डिफॉल्ट लिखा है तो डिफॉल्ट वाला आपका क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा है तो कोई भी वहां पर आपका कुछ भी ऑपरेशन आपका क्या परफॉर्म नहीं होगा। और जो हमारा स्विच के स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसके बाद में जो भी लिखा होगा वो सारा क्या हो जाएगा वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाएंगे। कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, एरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए। पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसकी जगह कौन कौन सी चीजें आ सकती है। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा है उसकी जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 लिखा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या लिखा स्विच आई, इस तरीके से लिखा। आई हमारा क्या है वेरिएबल है। कौन से टाइप का वेरिएबल है तो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है वो वेरिएबल है। तो ऐसे केस में आप आपके जो सारे केसेस है अलग अलग कि आई की कौन सी वैल्यू के लिए आप क्या परफॉर्म करना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल आई की 1 वैल्यू है तो आप इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी आप कोड लिखना चाहो वो आप लिखोगे। फिर केस 2, यहाँ पर देखो आपको कोलन लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है कोलन लगाना है। दोनों में डिफरेंस देखो, स्टेटमेंट के बाद ये क्या है आपका सेमीकोलन है, ये क्या है आपका कोलन है। इसको क्या बोलेंगे हम कोलन बोलेंगे, इसको सेमीकोलन बोलेंगे। ठीक है, 2 डॉट है तो उसको क्या बोलेंगे हम कोलन बोलेंगे, और 1 डॉट और एक थोड़ा सा ज्यादा डॉट से ज्यादा लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे हम सेमीकोलन बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको ये। तो केस वाला जो स्टेटमेंट है उसके बाद में आपको क्या लगाना है कोलन लगाना है, ना कि सेमीकोलन। ठीक है, तो केस 2 होगा तो उसके लिए जो भी कोड होगा वो आप वहां पर लिखोगे। फिर केस 3 है तो उसके लिए जो भी कोड है वो आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कब लिख सकते हो कि जब आपका जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आई वेरिएबल है जिसको हमने एक्सप्रेशन के तौर पे कंसिडर किया है, उसका डेटा टाइप कौन सा हो आपका इंटीजर। तब आप क्या कर सकते हो इस तरीके से 1 2 3 नंबर लिख सकते हो, फिर 33 ऐसे नंबर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर दूसरा केस कौन सा है आपके पास कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसका डेटा टाइप कौन सा है कैरेक्टर वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से केस लिख सकते हो, तो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर है तो उसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो उसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए अगर कैपिटल में लिखा है तो इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं। तो अगर ए आपने ch वेरिएबल के अंदर कैपिटल ए स्टोर करवाया होगा तो ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर आपने बी स्टोर करवाया है तो आपका ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने सी स्टोर करवाया है तो ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको। और बाद में हम क्या लिखेंगे डिफॉल्ट। किस तरीके से हम यूज करेंगे इंटीजर डेटा टाइप के साथ और कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ जब आप एक्सप्रेशन के अंदर उसका यूज करोगे। तो ये दो अलग अलग सिनारियो है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, स्विच के स्टेटमेंट है आपका उसके साथ इंटीजर या फिर कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करोगे और उसके हिसाब से आप अपने अलग अलग केसेस
को क्या कर सकते हो, वहां पर कंसिडर कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? ओके, तो अभी हम क्या कराएंगे, इसके ऊपर से हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम किस तरीके का बनाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, हम क्या करेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारे, कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये 4 एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले लॉजिक क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, कि 2 वैल्यू चाहिए कि जिसके ऊपर हम हमारा कोई भी ऑपरेशन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या करनी है, पहले तो रीड करनी है। 2 अलग अलग वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x एंड y। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास 4 अलग अलग ऑपरेशन है, तो उनमें से कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है वो हमें पहले क्या करना है, वहां पर सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। तो अगर आपको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना है, 1 एंटर करना है, सब्सट्रैक्शन का करना है तो आपको 2 एंटर करना है, डिवीजन का करना है तो आपको 4 एंटर करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जैसे कि आप जियो के, फॉर एग्जांपल जियो के कस्टमर केयर में फोन करते हो तो आपको पहले ही बता देते हैं कि अगर आप इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्रेस 1, हिंदी में करना है तो 2, गुजराती में करना है 3, मराठी में करना है तो 4। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर पहले क्या दिखाएंगे, यूजर को मेन्यू दिखाएंगे। ये क्या है, आपका जो भी आप ऑपरेशन आपके प्रोग्राम के थ्रू ऑफर कर रहे हो, यानी कि आपका प्रोग्राम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है उसका मेन्यू है। जैसे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू देखते हो, वैसे ही ये मेन्यू है, ये पहले हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे हमारे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं करना है, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, आपका प्रोग्राम जिसने भी एग्जीक्यूट किया होगा वो ये मेन्यू पढ़ेगा। ठीक है, मेन्यू पढ़ के फॉर एग्जांपल उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी 3। तो वो तो वैल्यू एंटर करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें क्या करना होगा, जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है उसको हमें क्या करना होगा, रीड करके कहीं पर भी स्टोर करवाना होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम उसके लिए यहाँ पर हमारा आई वेरिएबल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये सारे जो मेन्यू है उसको शो करने के बाद हम क्या कर देंगे, स्कैनफ वाला क्या कर देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे और उसमें हम वैल्यू रीड करवाएंगे और स्टोर कहाँ करवाएंगे, आई के अंदर। बाद में हम आई कहाँ पर पास कर देंगे, हमारे स्विच स्टेटमेंट, स्विच जो केस का स्टेटमेंट है उसमें, एक्सप्रेशन की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्विच के साथ में जो हम केस लिखेंगे उसमें जो अगर 1 नंबर होगा तो उसमें हम एडिशन परफॉर्म करने का लॉजिक लिखेंगे, कोड लिखेंगे। अगर 2 होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने का लॉजिक लिखेंगे। 3 है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिखेंगे। केस 4 है तो उसमें हम डिवीजन का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो हर एक केस के लिए हम क्या लिखेंगे, अलग अलग लॉजिक लिखेंगे। लेकिन कई प्रोग्रामर ऐसे होंगे, सॉरी कई यूजर ऐसे होंगे आपके कि आपने जो भी मेन्यू है उसमें से अलग ही आइटम पूछेंगे। ठीक है, आपके भी कई फ्रेंड होंगे कि पहले पूरा मेन्यू पढ़ लेंगे, बाद में वेटर से पूछेंगे ये वाली चीज नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमारे मेन्यू में 1 2 3 4 है, लेकिन कोई ऐसा होगा कि ये 4 वैल्यू के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू एंटर करे, फॉर एग्जाम्पल 9 एंटर कर दिया, तो क्या करेंगे, तो 9 एंटर कर दिया तो 1 के साथ मैच नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट में लिख देंगे कि एंटर वैलिड
वैल्यू। ठीक है, मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि आपका जो वैल्यू है वो गलत है, आप सही वैल्यू डालो वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये लॉजिक के ऊपर हम क्या करेंगे, अभी स्विच के स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं और वहां पर हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरा निकाल देता हूं। तो यहाँ पर इसको भी निकाल देते हैं और लिख देते हैं कि implement a program to perform arithmetic operation using switch case statement। फिर हम कर देंगे include stdio.h, उसके बाद हम लिख देंगे void main। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, हाँ, डाउट है किसी को? आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? सर स्पेस यस सर। चलेगा? सबको स्क्रीन भी दिख रही है ना? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, सर हाँ, सर स्पेस ना लगा चलेगा? कहाँ पर? stdio.h और इंक्लूड के बीच में। हाँ हाँ चलेगा, स्पेस रखोगे कि नहीं रखोगे उसे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका स्पेस रखोगे कि नहीं रखोगे। अब हमें क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का 4 अलग अलग ऑपरेशन हमें क्या करना है, यहाँ पर परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवीजन का ऑपरेशन है वहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी रहती है कि आपने 2 इंटीजर नंबर एंटर किए है, फिर भी आपका क्या होता है वहां पर आंसर कौन से केस में आता है कि रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर अभी जो हम इनपुट के तौर पे जो भी नंबर कंसीडर कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं, तो भी हम इंटीजर नंबर को ही कंसीडर यहाँ पर एज ऑफ नाउ कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम उसको फ्लोट के साथ भी कन्वर्ट कर लेंगे, इनिशियली हम इंटीजर के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आई वेरिएबल है वो हमने किसके लिए लिया है, ताकि यूजर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है उसके लिए वो चॉइस वहां पर एंटर कर सके, और यूजर ने जो भी चॉइस एंटर की है वो हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, हमारे आई वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे। बाद में जो हमारा आई वेरिएबल है उसको हम कहाँ पर पास ऑन कर देंगे कि हमारा जो स्विच केस स्टेटमेंट लिखा होगा उसके अंदर उसको पास ऑन कर देंगे। तो जो भी यूजर ने ऑपरेशन चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग स्विच के साथ में जो भी केस लिखा होगा वो सारे क्या होंगे, वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम x y दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या करवा लेते हैं, यहाँ पर पहले हम रीड करवा लेते हैं, उसके बाद क्या करवाएंगे, हम हमारा जो मेन्यू है उसको शो करवाएंगे, या फिर आप पहले मेन्यू को शो करवा दो उसके बाद आप क्या करो, वेरिएबल की वैल्यू रीड करो। दोनों में से कोई भी आप चीज कर सकते हो। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्या करवा लेते हैं, वैल्यू को रीड करवा लेते हैं। तो printf एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको रीड करके हम कहाँ पर स्टोर करवा देंगे, तो कि हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर उसको क्या कर देंगे, हम स्टोर कर देंगे। बाद में क्या लिखेंगे हम, printf एंटर सेकंड वैल्यू, सेकंड नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर या वैल्यू कुछ भी लिखो आप चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्कैनअप कर देंगे %d %, उसको हम y वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे।
अब हम आई की वैल्यू यहाँ पर गेट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं करा। हम ओके, यहाँ पर हम आई की वैल्यू गेट नहीं करवाएंगे क्योंकि आई वेरिएबल हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है यूजर उस पर्पज के लिए लिया है, तो हमें पहले उसको मेन्यू शो करना होगा, उसके बाद वो मेन्यू में से ऑपरेशन सिलेक्ट करेगा, उसके बाद वो वैल्यू को एंटर करेगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है, यानी कि ऊपर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और वन बाय वन लाइन में एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो आपको पहले समझना होगा कि आपका जो आउटपुट है, प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आपका दिखाएगा, तो आपके आउटपुट के साथ यूजर का इंटरेक्शन कौन से स्टेप के बाद कौन सा होगा वो आपको पता रहना चाहिए पहले, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें यूजर से ऑपरेशन का चॉइस पूछने से पहले उसको मेन्यू शो करना रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी हमारे मेन्यू की चीज है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिस्ट आउट कर देंगे। उसके बाद मेन्यू की जो भी चॉइस होगी उसको रीड करके हम आई के अंदर स्टोर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? सर ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन में हर एक में कर देता हूँ ताकि नए लाइन से वो प्रिंट हो। एंटर 1 और एडिशन। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ एंटर 1 फॉर एडिशन। उसके बाद में हम लिखते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन आपका हो गया। फिर प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन फॉर एग्जांपल। और लास्ट में हमारे पास होगा डिवीजन का ऑपरेशन, तो उसके लिए लिख देते हैं एंटर 4 फॉर डिवीजन। तो ये मेन्यू हमने शो कर दिया यूजर को। अब यूजर क्या करेगा, उसका चॉइस का वैल्यू डालेगा। तो उसके लिए भी उसको मैसेज क्या करना है, हमें उसको दिखाना है कि अब आपका टर्न आ गया कि आपको चॉइस डालना है। तो एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर क्या करेगा, अपनी चॉइस का जो भी होगा वो एंटर करेगा ऑपरेशन। यहाँ पर भी मैं सिलेक्शन कर देता हूँ न्यू लाइन से मैसेज प्रिंट हो इसके लिए। अब क्या करेगा यूजर, अपने यूजर को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, चॉइस को एंटर करेगा। ठीक है, तो चॉइस को एंटर करेगा तो वहां पर हमें रीड करने के लिए रेडी रहना होगा। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल कर देंगे। हमें इंटीजर वैल्यू को रीड करना है और उसको स्टोर कहाँ पर करवाना है, तो कि आई वेरिएबल के अंदर। तो हमने स्कैनफ का वाला फंक्शन का स्टेटमेंट लिख दिया और जो भी वैल्यू रीड की उसको हमने आई के अंदर क्या कर दी, यहाँ पर स्टोर कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो यहाँ तक जो भी था चीज वो हमारा रूटीन था जो हमने पहले भी देखा था। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्विच केस क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह हम आई को यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी आपका जो लेटर है वो कैपिटल नहीं है केस के अंदर या फिर स्विच के अंदर, दोनों क्या है, सारे के सारे स्मॉल लेटर है। केस 1 लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, कोलन करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, एडिशन का टास्क लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन का टास्क हम डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज भी हम कर देंगे स्लैश एन करके। ठीक, एडिशन इज इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो %d। और %d करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप उसकी जगह एक्सप्रेशन भी लिखोगे तो वो भी क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ x + y। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर
आपका जो भी x प्लस वाई है, ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका आंसर फाइंड होगा, वो इवेल्यूट हो जाएगा। उसका जो भी आंसर होगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा, जो हमने परसेंटेज डी लिखा है वहां पर प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर ऐसा छोटा छोटा कोई भी ऑपरेशन है और उसको आपको डायरेक्ट प्रिंट आउट कर देना है, यानी कि इसको आंसर को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यहाँ पर हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन उसके आंसर को हमने कहीं पर भी स्टोर नहीं करवाया। हमें उसको क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास है कि जहां पर कोई भी छोटा सा एक्सप्रेशन आपको लिखना है और उसका आंसर आपको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाना है, तो आप उसको डायरेक्टली इस तरीके से प्रिंटफ के स्टेटमेंट के जरिए उसको क्या कर सकते हो, इवेल्यूट के साथ उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहां पर दिखा भी सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? सर एक बार ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट। यस सर। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अब तक हमने क्या करवाया है, प्रिंटफ के स्टेटमेंट में सिर्फ कोई ना कोई एक, फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक्स वेरिएबल की वैल्यू को हमने क्या करवाई, वहां पर प्रिंट करवाई है। लेकिन प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन का आंसर डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी आप इस तरीके से x प्लस वाई करके लिख दोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, वहां पर पहले x प्लस वाई का जो भी आंसर आएगा वो इवेल्यूट होगा, मतलब x प्लस वाई जो लिखा है उसका आंसर पहले फाइंड करेगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको वहां पर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, कहां पर प्रिंट करेगा, कि जहां पर आपने परसेंटेज डी लिखा है उसकी जगह पर। ऐसा आप कब कर सकते हो, कि जब आपको यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसका आंसर को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में हमें एडिशन का आंसर हमारे प्रोग्राम में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको बाद में यूज करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर यूजर एडिशन का ऑपरेशन चूज करेगा तो हमें सिर्फ एक्स वाई की जो भी वैल्यू है उसका एडिशन का आंसर हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू जो है उसको दूसरे किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय डायरेक्टली उसको प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पहले उसका एडिशन का जो टास्क है वो परफॉर्म होगा, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वहां पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके यस सर। सेम वे में क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन केस 2 में हमने क्या लिया है, सब्सट्रैक्शन लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सब्सट्रैक्शन। सर आपने ब्रेक तो नहीं लिखा? हाँ, वही मैं अब दिखा रहा हूँ कि अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ब्रेक हम किस पर्पस के लिए हमें लिखना चाहिए, तो इसके लिए हमने पहले विदाउट ब्रेक हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और सब बाद में हम क्या करेंगे, ब्रेक लिख के उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है वो आपको पता चल सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्रेक अभी इनिशियली नहीं लिखा हुआ है। केस 3 आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वहां पर हम लिख देते हैं कि printf /n multiplication is %d और x मल्टीप्लाई y। उसके बाद हमारे पास है केस 4। केस 4 में हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि डिवीजन का आंसर हमें क्या मिल सकता है, रियल नंबर में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर हम प्रिंट करवाएंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज परसेंट का एफ। इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बोलो, परसेंटेज f का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x डिवाइड बाय y कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर है,
तो उसका आंसर भी क्या निकल के आएगा, इंटीजर। तो हमें रियल नंबर में चाहिए तो दोनों में से हमें एक को क्या करना होगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों में से एक कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल x है, उसके आगे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर फ्लोट लिख देंगे। तो आपका जो x वेरिएबल है वो पर्टिकुलरली ये जो एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा उसके लिए क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सबके लिए वो इंटीजर ही रहेगा। सिर्फ ये एक लाइन के लिए वो क्या हो जाएगा, टेम्पोररी फ्लोट हो जाएगा, ताकि जो हमारा डिवीजन का आंसर है वो हमें रियल नंबर में मिल सके। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम कह देते हैं कि प्रिंट एफ एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था उसी के हिसाब से हमने सारा प्रोग्राम को यहाँ पर बना दिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आंसर किस तरीके से मिलता है। तो फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 12, सेकंड नंबर में फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ 3। अब चॉइस मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मैं चॉइस सिलेक्ट करता हूँ 2। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का। तो देखो सब्सट्रैक्शन का मैंने चॉइस सिलेक्ट किया तो मुझे आंसर कौन कौन से मिले, सब्सट्रैक्शन का मिला, मल्टीप्लिकेशन का मिला, डिवीजन का मिला, लेकिन एडिशन का नहीं मिला। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया। यस, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आप स्विच केस में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ठीक है, तो जहां पर भी केस मैच होगा, तो हमारा केस मैच यहाँ पर सेकंड केस में हुआ, वहां से वो क्या करना स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, जब तक कि उसको डिफॉल्ट नहीं मिल जाते या फिर सारे के सारे केसेस ओवर नहीं हो जाते तब तक। देखो यहाँ पर डिफॉल्ट भी आपका क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया, कि सारे के सारे वो क्या कर दिए उसने, सारे के सारे उसके बाद के जितने भी केसेस थे सबको क्या कर दिया उसने, एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में हमें डिफॉल्ट का मैसेज भी मिल रहा है। सिर्फ फर्स्ट वाला जो केस है वो नहीं उसने एग्जीक्यूट किया। क्यों, क्योंकि वो इनिशियली जो उसने चेक किया तभी आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, जो कि 1 से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए फर्स्ट वाले को स्किप कर दिया। जहां से मैच हुआ उसके बाद का सारे के सारा क्या कर दिया उसने, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं 1 एंटर करता चॉइस में तो क्या होते, सारे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते। ठीक है, तो इसके लिए ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे कि आप अपने बाइक या कार या फिर बाइसिकल में ब्रेक का इस्तेमाल करते हो रुकने के लिए, सेम वे में सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ब्रेक हमारा जो ये कीवर्ड है या फिर स्टेटमेंट है, जो भी आप बोलो, उसका इस्तेमाल हम उसी पर्पस के लिए करेंगे कि यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रेक लगा देना है, आगे का टास्क जो भी है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है और डायरेक्टली जंप कहाँ करना है, आपका ये जो स्विच वाला पूरा ब्लॉक है उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वहां पर आपको जंप करना है। वही काम है किसका, ब्रेक का। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ब्रेक जो स्टेटमेंट है उसका काम क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का, उसको स्टॉप करने का। ठीक है, तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखना, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम जो उसके बाद का जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर इसके एग्जैक्ट क्या आएगा, अपोजिट वाला दूसरा कीवर्ड आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप दोनों में कंफ्यूजन मत करना। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रेक का काम क्या है, जैसे हमारे बाइसिकल, मोटरसाइकिल या फिर कार में ब्रेक को हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, टू स्टॉप अवर व्हीकल। उसी तरह हम सी प्रोग्राम में ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करेंगे कि टू स्टॉप अवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम स्टॉप नहीं कर रहे,
जिस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है ब्रेक, सिर्फ वही ब्लॉक आपका क्या होगा, स्टॉप होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम क्या कर देते हैं, हर एक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को चेक करेंगे कि अब हमारा प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, डिफॉल्ट वाले केस में आपको ब्रेक लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो लास्ट वाला ही है। अगर उसके बाद हमारे पास कोई भी केस नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि हम लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो किस तरीके से आगे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होगा। हम वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट नंबर डालते हैं 12, सेकंड नंबर डालते हैं 23, इस बार मैं चॉइस डालता हूँ 1। देखो यहाँ पर एडिशन का आंसर मिला हमें 35 और उसके बाद का मैसेज मिला हमें गुड बाय। हमने स्लेशन नहीं लगाया है तो सेम लाइन में प्रिंट होके आ गया है वो। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने का पर्पज यही था कि जब कभी भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट जिस भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्विच वाला जो कर्ली ब्रैकेट है वहां पर आपका ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, तो ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है उसके साथ में उसका जो भी पेयर होगा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, उसके बाहर आपका कंट्रोल चला जाएगा डायरेक्टली प्रिंटफ पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये सिर्फ स्विच केस के ब्लॉक की बात नहीं है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट आप कहें, इससे आगे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे ब्रेक का। तो ब्रेक का मीनिंग क्या है, सपोज यहाँ पर आपका ब्रेक वाला क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद के जो भी कोड लिखे हैं, तो जिस टाइम पे ब्रेक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम से, उसी स्टेटमेंट से आप कहाँ चले जाओगे, जिस भी ब्रैकेट के अंदर ब्रेक लिखा है उस पूरे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये वाले नहीं होंगे, ब्रेक के नीचे के जो भी लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं हुए। अगर ब्रेक लिखा था तो सारे एग्जीक्यूट हो रहे थे। ब्रेक लिखा है तो हमने क्या जंप कर दिया डायरेक्टली ये गुड बाय वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था जो कि आपके स्विच केस के बाहर था, पूरे का पूरा ब्रैकेट के बाहर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर हाँ, डाउट है तो पूछो। ओके, तो अभी हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि सबके लिए सही काम करता है कि नहीं। 12 and 5, इस बार मैं फोर्थ मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन का ऑपरेशन में चूज करता हूँ। तो डिवीजन के ऑपरेशन में हमें क्या मिला, रियल नंबर में आंसर मिला 2.4, उसके बाद 000। अगर उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर .2 लिख सकते हो, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट मिलेंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो गया, गुड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमने ऑपरेशन कौन सा सिलेक्ट किया, फोर्थ, यानी कि आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो पहले क्या होगा, इसके साथ मैच करेगा, तो यहाँ पर 1 है तो मैच नहीं होगा तो इसको जाने देगा। इसके साथ मैच करेगा, नहीं होगा। इसके साथ मैच करेगा, नहीं होगा। इसके साथ मैच करेगा, हो जाएगा। तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो पहले प्रिंटफ वाला होगा, दूसरा उसके बाद क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक आएगा डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, हमारे जो कर्ली ब्रैकेट है उससे बाहर। कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमने कौन सा स्टेटमेंट लिख कर रखा है वहां पर, तो कि गुड बाय वाला स्टेटमेंट है हमारे पास वहां पर। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये आंसर के बाद गुड बाय का मैसेज हमें वहां पर प्रिंट होके मिलेगा आउटपुट के अंदर यहाँ पर। समझ में आ रहा है सबको स्विच का स्टेटमेंट?
यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? सर नो हाँ सर। हाँ बोलो। इंटर चॉइस ऑफ ऑपरेशन में 5 लिखेंगे तो इंटर वैलिड चॉइस प्रिंट होगा ना? हाँ तो वो हम अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। वापस से हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे हमारे प्रोग्राम को। और अगर यहाँ पर मैं पहले 2 नंबर डाल देता हूँ कोई भी 12, 23, और जो हमारा ऑपरेशन का चॉइस है वो मैं 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 अभी आपने बताया उसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटर वैलिड चॉइस का मैसेज आएगा और आपका गुड बाय का मैसेज आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। सर लास्ट वाला गुड बाय ना लिखे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, लेकिन ये मैंने अभी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, स्विच वाला जो ये ब्लॉक है उसके लिए ही हमने ये स्पेशल एग्जांपल बनाया है। लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो तभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही स्विच ब्लॉक हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी कि कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने यहाँ पर गुड बाय वाला एक्स्ट्रा स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है। वो प्रिंट करने का पर्पज वही था कि जब आपका ब्रेक वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी कंपाइलर किस तरीके से रिएक्ट करेगा कि ब्रेक वाला स्टेटमेंट जिस भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा उससे बाहर चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सिर्फ यही समझाने के लिए मैंने गुड बाय लिखा है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो ये जो हमने था यहाँ पर प्रोग्राम देखा उसमें हमने एक्सप्रेशन जो हमारा था उसकी जगह हमने इंटीजर डेटा टाइप वाला वेरिएबल यूज किया। अगर उसकी जगह हमें कैरेक्टर वाला यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो वो मैं अभी बता देता हूँ आपको साथ में। हमारे पास आपका 4 बजे का लेक्चर है ना, 4:10 को। नो सर। यस सर, लैब है। हाँ कोई बात नहीं, उससे पहले मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। अभी 10 मिनट्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन में स्विच के स्टेटमेंट के साथ जो एक्सप्रेशन का वैल्यू अब तक हमने क्या किया, इंटीजर यूज किया, लेकिन अब अगर आपको क्या करना है उसको कैरेक्टर यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमने चॉइसेस में क्या डाला 1, 2, 3, 4, उसकी जगह हम यूजर से ऐसा पूछे सिंबॉलिक फॉर्म में कि एंटर प्लस, यानी कि प्लस का साइन का वैल्यू आपको एंटर करना है टू परफॉर्म एडिशन। सब्सट्रैक्शन के लिए आपको माइनस वहां पर एंटर करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन एंटर करना है, डिवीजन के लिए आपको डिवीजन का साइन एंटर करना है। तो ये सारी वैल्यू कौन सी है, तो कि वो कैरेक्टर के फॉर्म में आएगी। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर डेटा टाइप वाला वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इंटीजर की जगह कैरेक्टर डेटा टाइप वाला वेरिएबल को हम वहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फॉर एग्जांपल ch वेरिएबल हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो उसके ये ch वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल मेरी चॉइस है क्या है कि सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब मुझे मेरे केसेस के साथ उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि केस के साथ में अगर आपको कोई भी कैरेक्टर वाला लिखना है तो उसको आपको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है, तो प्लस लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे केस। दूसरा केस हम लिखेंगे इस तरीके से माइनस वाला। उसके बाद का केस लिखेंगे हम इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन वाला। उसके बाद डिवीजन वाला। इस तरीके से हम अलग अलग केसेस लिख सकते हैं हमारे कैरेक्टर वैल्यू के लिए भी, ठीक है। बाद में क्या होगा, ch वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो हर एक केस के साथ क्या होगा, मैच होगा। जिसके साथ एग्जैक्ट मैच हो जाएगा उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो वहां पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको?
चेंजेस क्या है यहाँ पर, इंटीजर की जगह हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये अभी चेंजेस जो है वो हम क्या कर देंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें आई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्या होगा, हमें आई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। और क्या कर देंगे हम, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो कि हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और उसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल CH। एक्स की वैल्यू तो एज इट इज हम लेंगे 1 नंबर, और उसके बाद दूसरा नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की वैल्यू एज इट इज लेंगे। यहाँ पर हमारा चेंजेस आ जाएगा कौन सा, कि एंटर प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर डिवीजन का साइन। तो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको एंटर करवाएंगे यूजर से। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैरेक्टर वेरिएबल को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर %C कर देंगे, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है, ओके CH नाम का वेरिएबल है। तो उसके अंदर हम जो भी साइन एंटर करेंगे वो कहाँ पर स्टोर होगी, हमारे CH वेरिएबल के अंदर। तो उसकी वैल्यू हम हमारे कहाँ पर पास कर देंगे, स्विच के अंदर पास कर देंगे। अब हमें क्या करना है, केसेस को चेंज करना है, तो उसको हम इस तरीके से चेंज कर देंगे। विद इन सिंगल कोट हम क्या करेंगे, हर एक साइन को वहां पर लिख देंगे। तो जिस साइन के साथ वो मैच होगा वो वाला केस वहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, सबको चेंज कर दिया है। तो हमें जो भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, सारा के सारा मॉडिफिकेशन हमने हमारे प्रोग्राम में कर दिया है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कहाँ वहाँ पर हमने किस तरीके से कौन से पर्पज के लिए मॉडिफिकेशन किया। तो यहाँ पर हमने CH नाम का वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप कौन सा है, हमारे पास कैरेक्टर है, ताकि उसके अंदर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों में से कोई भी एक साइन को एज ए सिंगल कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर करवा सके। ये सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि अब हमने हमारा मेन्यू जो था वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। मेन्यू में क्या कर दिया है कि अगर आपको एडिशन करना है तो आपको प्लस साइन एंटर करना है, सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस का साइन एंटर करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एंटर करना है, डिवीजन करना है तो उसका साइन एंटर करना है। तो अभी हम साइन जो है उसको इनपुट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, और ये सभी सिंगल क्या है, आपके कैरेक्टर है। ठीक है, तो कोई भी सिंगल कैरेक्टर को आपको स्टोर करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको हमने कहाँ पर स्टोर करवा दिया, तो कि CH नाम का जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसके अंदर। बाद में जो CH वेरिएबल है उसको हमने स्विच केस स्टेटमेंट जो हमारे है उनमें से कौन से केस के साथ मैच कर रहा है उसको चेक करने के लिए हमने उसको स्विच केस का जो भी स्टेटमेंट है उसमें उसको पास कर दिया ब्रैकेट के अंदर। बाद में हमने क्या कर दिया, अभी CH वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, इन चारों में से ही कोई होगी, आइदर प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। इन चारों में से कोई भी एक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीप्लिकेशन का क्या किया है, साइन एंटर किया है, तो CH के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, तो कि मल्टीप्लिकेशन की। अब तो क्या होगा, केस के साथ चेक होगा कि प्लस का साइन है, नहीं है तो इसको निगलेक्ट करेगा, माइनस का साइन है, नहीं है तो इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है CH में, यस, तो क्या कर देगा, ये जो थर्ड केस में जो भी स्टेटमेंट लिखे है वो सारे क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन में भी इनिशियली हम क्या डालेंगे, नंबर ही डालेंगे 12, 3। अब हमारा जो मेन्यू है वो क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर स्कैन करने के लिए रुका नहीं हमारा प्रोग्राम।
%ch आएगा सर? नहीं, सी ही आएगा वहां पर तो। गेट सी नाम का जो फंक्शन है उसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो वर्क करता है कि नहीं। सॉरी, गेट सी एच। वो भी काम नहीं कर रहा है। गेट कैरेक्टर फंक्शन अभी वर्क करता है नहीं कि देखते हैं। ठीक है, 12 3 वो भी नहीं काम करता है यहाँ पर। NF वाला वर्क करना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं वर्क कर रहा है। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। मैं फाइंड आउट कर लेगा कि क्यों ऐसे वर्क नहीं कर रहा है स्कैनर के साथ। ठीक है, ये मैं हम बाद में हम नेक्स्ट सेशन में, हमारा जो कल का सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। आज का सेशन हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। मैं मीटिंग भी एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। किसी को कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछ सकता है मुझे अभी।